वो कोट्स के साथ मैं क्लोज करना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने खूब कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना ही चमकता है, और माटी का बर्तन पकता है तो धूम पे खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम ईश्वर के बच्चे हैं, क्यों सोचे सब सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, तो हमको कभी लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम तो आनी ही है, बट वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। पूरी शिद्दत से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने भी कहा है कि प्रॉब्लम आएगी तो वो जाएगी। सो यही। तो थोड़ा एक्टिव होके थोड़ा चैट भी कीजिए तो पता चलेगा। सो यूनिवर्स तो हमको देने के लिए रेडी है। तो कैन आई शेयर माय स्क्रीन? कैन इट पॉसिबल फॉर मी टू शेयर माय स्क्रीन? Yes, madam. Yes, you can. Yes, wait for 1 minute. तो सबसे पहले आस्क द यूनिवर्स, जो ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है उससे मांगिए तो सही। आप अपनी विश तो बनाइए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, उसकी विश तो बनाइए। ईश्वर दोनों हाथ से देने के लिए तैयार है। एक भी नियम ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए तो ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो कंटिन्यू फ्लोइंग वे में है। अगर आप नदी का पानी देखते हैं वो भी फ्लो होता है, दरिया का पानी भी फ्लो होता है। अगर कोई ट्री देखे तो ट्री को निकाल देते, काट देते, फिर भी उसमें वो नए नए वो पत्तियां नहीं निकलनी जाती। सो ईश्वर ने हमको जितना भी दिया, अगर वो रात हुई है तो सुबह भी हमारी होने वाली। सो ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि वो कंटिन्यू ग्रोइंग वे में है। तो हमको भी अगर उसके साथ सिनर्जी बिठानी है तो सबसे पहले हमको भी खुद अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। हेल्दी रखने के लिए हमको फिजिकली तो एक्टिव रहना पड़ेगा, पर उसके साथ साथ मेंटली भी एक्टिव रहना पड़ेगा। और वो आता है हमारे आचार विचार और हमारे ड्रीम से। हमको जिंदगी में क्या अचीव करना है उससे आएगा। और उसके लिए सबसे पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आप मांगिए। अगर आप मांगेंगे नहीं तो वो कैसे पॉसिबल रहेगा। एक छोटा सा आदमी था, वो भिखारी जैसा था, वो उसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं था, तो वो जात ऐसे ही वो बड़ा था। एक बार किसी ने उसको वो बहुत ही अच्छी रोटी दी, तो बोला रोटी है, ठीक है। तो उसको इतनी भूख लगी कि रोटी मिली। फिर वो क्या कर रहा था कि एक साइड में ऐसा कुछ उसने इमेजिन किया, और फिर वो इसमें डीप कर करके रोटी अपनी खा रहा था। तो कोई निकला उधर, तो बोला कि भाई तू ये क्या कर रहा है, कि ये रोटी तू खा रहा है, सिर्फ रोटी खा रहा है, पर बाकी का ऐसा डीप करने का क्या कर रहा है, ऐसे उसमें क्या डुबा रहा है। तो बोला मैं रोटी को है ना चटनी के साथ डुबा रहा हूँ। तो बोला चटनी के साथ डुबा रहा है, तो क्यों? तो क्या चटनी के साथ डुबा जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खाना फिनिश हो गया। तो किसी ने बोला कि भाई तू ऐसा चटनी के साथ डुबा रहा है तो तू ऐसा इमेजिन ही कर रहा है, तो तू अच्छा इमेजिन करना, तू ऐसा क्यों इमेजिन नहीं कर रहा है कि ये रोटी के साथ तुझे श्रीखंड मिल रहा है, या रोटी के साथ अच्छा स्वीट मिल रहा है, कि रोटी के साथ तुझे जो अच्छा लगता है सबसे ज्यादा जिंदगी में पसंद है वो मिल रहा है और वो तू खा रहा है। तेरे को तो सिर्फ सोचना ही है ना, तो बड़ा क्यों नहीं सोचता। तो बोला ऐसा कभी जिंदगी में वो दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसा मैं सोचूं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरी सोच उधर तक जाती ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यही चीज है कि हम हमारी सोच को इतनी छोटी कर देते, इतनी लिमिटेड सराउंडिंग में कर देते हैं ना, कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन हम कभी सोचते ही नहीं है। तो इसी के ऊपर हमारा पूरा ये टॉपिक है कि हम अपनी सोच को एक्सपांड करें। एटलीस्ट हम ईश्वर से मांगे तो सही कि हमको क्या चाहिए। अगर हम मांगेंगे तो भी वो पूरा करेंगे ना, उसके लिए सबसे पहले हमको मांगना तो पड़ेगा। सो दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दैट इज आस्क। सेकेंड थिंग इज आस्क, भगवान से मांगिए, पर क्या मांगिए। आपके कुछ सपने तो होने चाहिए जिंदगी में। देखिए जिंदा आदमी के सपने होते हैं,
आपने कभी देखे कि कोई, फॉर एग्जाम्पल, हमको तो उनकी लैंग्वेज आती नहीं है, पशु पक्षी कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या करते हैं, उनके कुछ सपने होंगे नहीं होंगे, पर हमको पता है कि हमारे सपने हैं। हम जिंदा आदमी है। अब जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया था, तो मुझे लगता है कि हर कोई की ऐसी इच्छा होगी कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करे, वो खुद के सपने पूरे करे और उनके आने वाले बच्चे के भी सपने पूरे करे। तो उसके लिए उनको सपना तो देखना पड़ेगा। दे शुड हैव अ ड्रीम, ईश्वर से मांगना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी आप चीज ले लो, कोई भी बड़ी से बड़ी किताब ले लो, कोई भी, पूरी दुनिया में आप सब जगह चले जाओ, सब में एक ही चीज आती है कि यू फर्स्ट हैव टू आस्क। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना हो तो सबसे पहले यू हैव टू आस्क फॉर इट। इसीलिए मैंने ये जो स्टोरी की शुरुआत की थी वो की थी आस्क द यूनिवर्स। ईश्वर से मांगिए, पूरी दुनिया से मांगिए। प्रकृति आपको देने के लिए पूरे दोनों हाथ फैला रही है, पर आप उसको लेने के लिए अपने हाथ तो ऊपर उठाइए, जरूरी है ना। तो थोड़ा चैट में भी एक्टिव रहिए, ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ मैं ज्ञान दे रही हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। और आज ही आपको प्लान करना है कि ये महीना नया चालू हो रहा है, मिरेकल मॉर्निंग को आपको रियल में मिरेकल बनाना है। तो आज ही इस महीने का गोल डिसाइड कीजिए, छोटे छोटे से चालू कीजिए। आज ही ये महीने का आप गोल डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। सो आस्क, ड्रीम व्हाट यू वांटेड टू अचीव। अभी ये 2022 ऑलमोस्ट दिसंबर लास्ट मंथ कंप्लीट होने वाला है, बट नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर और 5 ईयर में आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द सोल पर्पस आपको, किस, क्योंकि सुबह से रात तक हम काम तो करते, बट इज इट हैविंग अ स्पेसिफिक गोल। कुछ हमारा कुछ होना चाहिए ना जीवन में। अगर जिंदा है तो कुछ लाइफ में वो कुछ गोल होना चाहिए, कुछ सपने होने चाहिए। बाकी तो पूरी दुनिया जैसे पशु पक्षी जैसे सुबह उठते रात को सोते, ऐसे ही अपनी जिंदगी हो जाएगी। ईश्वर ने हमको बनाया है, मानव को बनाया है, हमको दिमाग दिया है, तो कुछ करने के लिए दिया है ना। तो उसके लिए हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। एंड वो सोच दो चीजों से होगी है। मैंने कहीं सुना था कि एवरीथिंग व्हाट एवर इज हैपन इन द लाइफ दैट हैपन्स 2 टाइम्स। कोई भी चीज दुनिया में बनती है तो वो 2 बार बनती है। एक बनती है अपनी मन के अंदर और दूसरा बनता है रियलिटी में। आज जियो ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो मुकेश अंबानी को ऐसे ही ओवरनाइट हो गया? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए उन्होंने भी पहले सोचा होगा। तो इसीलिए आप सोचिए। कल मेरी माता के साथ बात हो रहा था। मैंने इधर एक नया मेरा गर्भ संस्कार सेंटर चालू किया है, तो जिसमें मैं प्रेग्नेंट वुमन को, आने वाले बच्चे को स्मार्ट कैसे, इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए, यानी उसके बारे में थोड़ा उनको वो सिखाती हूँ। तो मेरी मम्मा ने मुझे कल फोन किया तो बोला कैसा चल रहा है। मैंने बोला मम्मी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बोला बढ़िया चल रहा है उसका मतलब क्या है, पैसा आ रहा है? मैंने बोला देखो मम्मी, मैं 3 चीज बोली। देखो मम्मी, एक लेबर होते हैं ना, वो लेबर ऐसा सोचते हैं कि सुबह से रात तक काम किया उनको पैसा मिल गया। एक वर्किंग पर्सन होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि 1 महीने में पहली तारीख में सैलरी मिल गई। पर जो बिजनेस वाले होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि उनको जिंदगी में क्या पाना है, और उसके लिए वे सुबह से रात तक काम करते हैं, और वो ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं। तो मैंने बोला मैं बिजनेस कर रही हूँ मैडम मम्मी, मुझे ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है कि कब आएगा, बट मैं आज से 5 साल के बाद का सोच रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यही चीज है। और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सी देयर आर फ्यू सिस्टम, कुछ सिस्टम होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन द सिस्टम। कोई भी चीज फेल हो सकती है, पर अगर वो सिस्टमेटिक वे में हो तो वो कभी फेल नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमको सिस्टम में डालना पड़ेगा, अपनी लाइफ को भी सिस्टम में डालना पड़ेगा। सुबह आप मॉर्निंग मिरेकल में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो आपको भी सुबह मॉर्निंग मिरेकल में अपनी लाइफ को, अपने डे को मॉर्निंग मिरेकल रूप में कन्वर्ट करना होगा, कुछ सीखना होगा और वो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। ये सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं अमृत वेला, यानी कि वरदान आपके ऊपर आ रहा है। अमृत वेला मैं भी करती हूँ, एक मेडिटेशन होता है। तो वो सुबह सुबह ईश्वर आपको वरदान देते हैं, वो वरदानों का समय माना जाता है। तो सुबह सुबह आप जो सोचेंगे वो पूरा होना ही है।
आपको वो जो आपके मन में जो सीड है आप जो डाल रहे हो, उस सीड में से आपको उसकी केयर नहीं करनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा, उसकी पूरा सराउंडिंग में रहना पड़ेगा, तभी वो चीज आपको फर्स्ट होगी। सो एक बहुत ही बड़ा कोट्स है कि परिंदों को मिलती है मंजिल यहाँ पर, परिंदों को मिलती है मंजिल यहाँ पर, ये फैले हुए उसके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मुझे लगता है आप सब कोई चैट नहीं कर रहा है तो आप थोड़े हुनर वाले हैं, तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा क्लैप के साथ एनर्जी के साथ भर दीजिए और एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही वंडरफुल मिरेकल मॉर्निंग आपको मिली है, तो थोड़ा अपने आप को एंजॉय कीजिए, थोड़ा चैट में एनर्जी डालिए और मॉर्निंग मिरेकल को रियल में आप मॉर्निंग मिरेकल बनाइए। ऐसा ऐसा मेरा ऐसा है। और दूसरा, जब आप ताली पाड़ते हैं तो अभी योग गुरु ने हमको बोला चलो हम एक्टिव प्रेशर के रूप में ताली पाड़ते हैं, ठीक है, वो तो एक साइंस है कि एक्टिव प्रेशर तो हो गया है, चलो आपने ताली पाड़ी एक्टिव प्रेशर को हो गया। अभी दूसरा एक अलग तरीके से मैं एज अ बिजनेस आपको साइंस दिखाती हूँ कि जब आप ताली पाड़ते हैं ना, कंटिन्यू थोड़ी देर ताली पाड़ते हैं ना, तो आपके हाथ में खुजली होने लगती है, और जब खुजली होती है तो क्या होता है, पैसा आता है, पैसा आता है। तो चलो हम सब एक काम करते हैं, हम सब पैसा कमा लेते हैं सुबह सुबह, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार ही है, तो सुबह सुबह हम पैसा कमा लेते हैं। ओके, सो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पहला क्या चीज है, तो सबसे पहले हमको करनी होगी हमारी शार्पन स्किल्स। सी पैसा आपको यूनिवर्स देगा, पर आप सिर्फ मांगेंगे कि मुझे करोड़पति बना दो भगवान, करोड़पति बना दो, भगवान बोलेगा तथास्तु। दूसरे महीने आप पहुंचोगे, भगवान आपने मुझे करोड़पति नहीं बनाया, ये आपने क्या किया, मैंने आपको इतना बजा, मैंने आपको इतनी बार बोला, आपने बोला था सुबह आप भगवान के पास जाके मांगो, और भगवान आपने मुझे करोड़पति नहीं बनाया, ऐसा मेरे साथ क्यों किया। भगवान बोलेंगे आपने काम क्या किया, करोड़पति बनाने के लिए आपको मैंने तथास्तु तो बोला, पर उसके लिए आपने काम क्या किया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा हमारी स्किल को शार्पन करना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, आपने शायद सुनी होगी कि एक जंगल में एक झाड़, वो जो काटते हैं ना, वो झाड़ काटने वाला था, तो वो उसके पास कुछ काम नहीं था, तो वो चला गया जंगल में बहुत बड़ा वो चल रहा था, वो फर्नीचर का काम, उधर पहुंच गया और बोला कि मुझे कुछ काम दो। तो उनके मालिक ने बोला कि जंगल ये पेड़ काटने का काम है, अगर आप कर पाओ। वो बोला बहुत, मैं कुछ भी काम करूंगा, मेरे को पैसे की जरूरत है, आप काम दे दो। उसने वो काटना चालू कर दिया। पहले दिन बहुत उत्साह से काम किया, 10 वो ट्री काट दिए। दूसरे दिन थोड़े कम हो गए, 8 ट्री काट दिए। तीसरे दिन अभी वो बोला कि मेरा तीसरे दिन 5 हो गए, धीरे धीरे वो कम होने लगे। वो बोला इतना मैं इतनी उत्साह से काम करता हूँ, मेरी एनर्जी भी सेम है, पर मेरा एफिशिएंसी क्यों डाउन हो रहा है, ऐसा क्यों पॉसिबल है कि पहले दिन 10 झाड़ है, फिर धीरे धीरे कम होके 5 आ गए। उसने उसके मालिक के पास जाके बात किया, मालिक को बोला कि मालिक मैं काम तो बहुत शिद्दत से करते हूँ, उससे उतने ही उत्साह से करते हूँ, सेम एनर्जी, इवन एनर्जी ज्यादा लगाते हूँ, पर पता नहीं चला ये क्या हुआ। मालिक ने पूछा आपने अपनी वो जो एक्स थी, कुहाड़ी थी, उसको शार्पन किया? बोले नहीं किया। तो हमको भी ये सोचना है कि हम हमारी स्किल को शार्पन कर रहे हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास स्किल भगवान ने नहीं दिया हो, कोई भी नहीं है, सबके पास स्किल है। अगर आप छोटे से छोटे आदमी के पास जाओ तो उसके पास भी स्किल है, और बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाओ उसके पास भी स्किल है। बट द मैटर इज स्किल भगवान ने दिया है, बट वो स्किल के हम शार्पन करते हैं। शार्पन मतलब वो स्किल को ज्यादा बढ़ाने के लिए उसके ऊपर हम काम करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो इसके लिए हमको वो काम करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले आता है फाइंड योर व्हाई। ये बहुत ही बढ़िया किताब है, अगर किसी ने देखी रीड की हो तो सिमोन सिनेक की किताब है, आस्क योर फाइंड योर व्हाई। मतलब आपको जिंदगी में क्या चाहिए ना, उसको सबसे पहले ढूंढिए, फाइंड योर व्हाई, क्यों आप काम कर रहे हो। चलो आपने पैसा भी कमा लिया, फिर क्यों काम कर रहे हो,
सब मेजोरिटी अगर 60-70% देखे तो हम काम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। चलो पैसा भी आपने मन कर लिया, बट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? आप फिर कोई बोलेगा कि मैं दूसरों को हेल्प करने के लिए पैसा कमा रहा हूँ, कोई बोलेगा कि मेरे को मेरे फैमिली में सबको हैप्पी रखना है इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। हम सुबह से लेके रात तक काम करते, बट समटाइम्स वी आर अनेबल टू फाइंड अवर व्हाई। सुबह से लेके रात तक काम करते पर हमको पता नहीं है कि हम क्यों काम करते हैं। सी द अल्टीमेट, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, सब जो काम करते हैं ना वो इंटरनल हैप्पीनेस के लिए ही करते हैं। खुशी चाहिए सबको, कोई भी काम करो अल्टीमेट सब अगर मिल गया तो उसके बाद लास्ट क्या चाहिए? सबके बाद लास्ट चाहिए खुशी। तो खुश होके ही काम करें ना। हमको चाहिए लास्ट तक चाहिए, लास्ट में चाहिए खुशी, तो हम खुश होके ही काम किए करें ना। हम क्यों इतना टेंशन में रहते हैं, अरे पैसा नहीं आया ये वो सब, पूरा दिन पता नहीं क्या हमारे मन में कभी कभी थिंकिंग हैबिट रहता है। द रीजन इज वी आर सराउंडेड विथ मैक्सिमम नेगेटिविटी। अगर हम उत्साह में भी होते ना, आप मॉर्निंग मिरेकल में गए, इतना मस्त लर्निंग लिया आपने, अभी आपने ठान लिया कि नहीं मैं तो ऐसा आज तो कुछ भी करके मेरा आज तो बहुत ही अच्छा करूंगा, आप जो भी फील्ड में हो बोलोगे बहुत अच्छा करूंगा। जैसे ही आपको सामने वाले शर्मा जी या मनमोहन जी कोई भी मिल गए, बोले क्या हालचाल है जी, कट रही है तो कट ही जाएगी, आपके मन में भी कट जाएगी। कट रही है तो कटेगी ही जिंदगी। अगर आप बोलेगे क्या हालचाल है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा हो रहा है जिंदगी में जी, तो ऐसा अगर बोलेगे तो आपकी लाइफ भी ऐसी होगी। सो आप सोचिए, आप क्या बोलते हैं ना उसके ऊपर है। पूरा दिन आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर आपका जाता है। मॉर्निंग मिरेकल में आपके ये जो प्लांटेशन कर रहा है वो आपके थिंकिंग हैबिट का प्लांटेशन हो रहा है। आप क्या सोचते हैं ना उसका प्लांटेशन हो रहा है। तो यही है कि फाइंड योर व्हाई। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने व्हाई को फाइंड कीजिए और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है? सी ये हमारी लाइफ, हमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा हमारी लाइफ के लिए। हम क्या करते, कोई भी चीज अगर हुई ना, हमको अगर फेलियर मिली और अगर बच्चा फेल हो गया, उसमें क्या था कि इस बार स्कूल में है ना अच्छे टीचर नहीं थे इसलिए फेल हो गया। उस बार क्या है कि एग्जाम के टाइम में बच्चा है ना बीमार पड़ गया था इसके लिए फेल हो रहा है। हम हमारी लाइफ में अगर फेल हो तो इस बार क्या था, अच्छे कस्टमर नहीं मिले ना इसके लिए हम फेल हो जाते हैं। कोई भी हो ना, घर में अगर कुछ फेलियर हो, के घर में कुछ ऐसा दिक्कत आए ना, इसने ऐसा किया ना, ये बाजू वाले ने ऐसा किया ना, इसके लिए हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। हम हमारा जो पूरा दोष है ना वो दूसरे को दे देते। एक बहुत ही मस्त स्टोरी है, आईआईटी का तो नाम आपने सुना ही होगा। थोड़ा चैट में भी एक्टिव रहिए तो मुझे पता चले कि आप लोग कैसा सोच रहे। बिल्कुल आईआईटी बिल्कुल का तो मैम। आपने नाम सुना होगा, थ्री यस इडियट यस देखा यस होगा। ओके, थ्री इडियट तो देखा होगा। यस थ्री मैडम यस। इडियट में ये रियल में इंसिडेंट है। थ्री इडियट में जो आईआईटी वाले थे, तो उसी तरीके से दिस इज द रियल इंसिडेंट ना, वो मुंबई आईआईटी का ये रियल इंसिडेंट है। चार फ्रेंड थे, आईआईटी में पढ़ रहे थे। आईआईटी वाले तो वैसे भी ब्रिलियंट ही रहते हैं। तो चार फ्रेंड थे और आईआईटी में थोड़ा स्टडी स्ट्रिक्ट रहता है। पता नहीं, हमने तो थ्री इडियट देखे तो हमको पता है कि आईआईटी में कैसा कितना स्ट्रिक्ट रहता है स्टडी। तो डीन ने बोला कि कल आपकी एग्जाम और आपको एग्जाम देनी। अभी आईआईटी वाले लड़के हैं, स्मार्ट तो रहेंगे ही, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो दूसरे दिन एग्जाम के टाइम था, सब लोग आए अपने फटे जैसे कपड़े पहने हुए, इधर सब धूल मिट्टी ये सब मुंह में लगाए, ऐसा करके आए और बोले दिन को कि सर हम कल रात को जब बाहर गए थे ना, तो बाहर निकलने के बाद हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, सर टायर फट गया और एक्सीडेंट हो गया। तो टायर फटने की जगह से एक्सीडेंट की वजह से हमारा ये हाल हो गया। सो सर हमारा पूरा कल का दिन बर्बाद हो गया, हम स्टडी नहीं कर पाए। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कीजिए सर, कि आप है ना हमारी एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए और आप दूसरी टाइम रखें। अभी आईआईटी वाले स्टूडेंट है तो होशियार तो हो गए, उनको तो सब पता ही होगा कि ऐसा स्मार्टनेस तो दिखाएंगे ही। अभी उसका गुरु उससे भी होशियार बोले ठीक है चलो 2 दिन बाद आपकी एग्जाम है।
2 दिन के बाद एग्जाम हुई, बोला आपकी स्पेशल एग्जाम होगी, आप 4 लोग थे तो सबकी एग्जाम हो गई, अभी आप 4 लोगों की अलग से एग्जाम हो। वो लोग इतने स्मार्ट, बोले देखा ना कैसे कर लिया, 2 दिन में तो अभी कुछ भी स्टडी कर लेंगे, क्योंकि वो ब्लड में तो ब्रिलियंटनेस होती है, थोड़ा नॉलेज गेन कर लेंगे। बोला मस्त एग्जाम देंगे और अव्वल नंबर पे पास हो जाएंगे। 2 दिन बाद एग्जाम देने के लिए गए, दोनों को बोला आपका अलग से एग्जाम होगा, चारों फ्रेंड को 4 पेपर दिए, 4 पेपर, बोला कि आपका चारों का अलग अलग रूम में एग्जाम होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो, तो आपको चारों को अलग रूम में दिए जाएगा। सबने स्टडी तो बहुत अच्छी तरीके से किया था, क्योंकि 2 दिन उनको मिल गए थे, चारों को अलग लिया। एग्जाम का पेपर जब बोला लिखने के लिए, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका नाम क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका नाम क्या है, और दूसरा क्वेश्चन था कि टायर कौन से साइड का फटा था, गाड़ी के कौन से साइड का टायर फटा था। अभी टायर जैसा तो कुछ फटा ही नहीं था। सो 4 ऑप्शन दिए थे, आगे का राइट, पीछे आगे का लेफ्ट, पीछे का और पर टायर तो कोई फटा ही नहीं था। उन लोगों ने तो सिर्फ ऐसे ही ब्लफ मारा था कि ऐसा टायर फट गया। अभी देखिए क्या हुआ, और ये रियल इंसिडेंट है। उसके बाद चारों को वो उनको रस्टिकेट कर दिया, बट उसमें से हमको क्या सीख मिलती है, उसमें से हमको ऐसे सीख मिलती है कि समटाइम्स वी रिक्वायर्ड टू बी ए रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइफ। अगर एग्जाम आती है, अगर प्रॉब्लम आते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ खुद बनाते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जो आने वाले प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हमको खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। थोड़े चैट पे भी एक्टिव हो जाइए, अगर आपको सही लगा हो तो आप बोल सकते हैं। सो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइफ। कैन आई टेक अ कमिटमेंट कि आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, सामने वाले की प्रॉब्लम है ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। इट्स अवर लाइफ, हमारी खुद की लाइफ है, हम अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सामने वाला क्यों है। और इसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करेंगे तभी होगा। और वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे, किधर से आएगा? वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आएगा हमारे एटीट्यूड से, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आएगा हमारे बिहेवियर से, हमारे परफॉर्मेंस से, और जो सॉल्यूशंस हम सब देते हैं उससे आएगा। एंड अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव वे में। यही चीज है दोस्तों कि हमारा माइंडसेट अगर प्रॉपर रहा, हम हमारी लाइफ को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हम तो नेगेटिविटी के सराउंडिंग रहते हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टा, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, कहीं पे भी देखे नेगेटिविटी सराउंडिंग रहती। सो आपको वो नेगेटिविटी से अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो आपको उस माहौल में रहना पड़ेगा। और वो माहौल है जैसे मॉर्निंग मिरेकल। अगर आप आए सुबह सुबह ही पॉजिटिव मेंटली डाल दिया, पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। वही चीज है कि आपका मेंटल एटीट्यूड इट इज डिटरमाइंड कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी। और उसके लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी फील्ड में, सो वी रिक्वायर्ड टू बी अ कंसल्टेंट ऑफ अवर लाइफ। सेल योर फर्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप सेलिंग फील्ड में है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को बेचना पड़ेगा। आई एम इन द फार्मा इंडस्ट्री सिंस लास्ट 17 ईयर। मैं 2-2 रुपए की दवाई बेचती हूँ, पर 2-2 रुपए की दवाई बेचने में जो मुझे आनंद आता है ना, वो 17 साल से एक ही काम कर रही हूँ। मैंने पीएचडी किया है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग पे। मैंने पीएचडी किया है कि डॉक्टर्स कौन सी मेडिसिन, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रिस्क्रिप्शन हैबिट ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। बहुत ही लंबा लगेगा आपको, बट उसका मतलब ये है कि डॉक्टर क्यों आपकी दवाई लिखते, उसके ऊपर मैंने पीएचडी किया है। तो मुझे पता है कि छोटा छोटा है, बट सेल्स में कैसे सक्सेस पाया जाता है। मैं वैसे भी सेल्स की बंदी हूँ। सो बिकम अ कंसल्टेंट, फर्स्ट यू नीड टू सेल योर माइंड। हमको ऐसा लगता है कि ये कस्टमर ही हमारा नहीं लेने वाला है, मेंटली ऐसा लगा, जिंदगी में कभी वो नहीं लेगा। आप खुद अपने आप को सोचिए कि आप, अगर आप अपने आप को वो चीज बेच पाएंगे तो दुनिया को बेच पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने आप को वो चीज बेचनी पड़ेगी। मेंटल एटीट्यूड
आपको लगेगा कि आप ये कर सकते तो ही आप कर सकते, बाकी नहीं। सो यू हैव टू बी सेल योर सेल्फ फर्स्ट, सॉल्यूशनिस्ट होने चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम डोंट डोंट सेल देम, वैल्यू दीजिए उसको। हम क्या करते हैं कि हम कहीं पे भी जाए ना, सीधा हमारा डिटेलिंग चालू कर देते, दिस पूरा प्रोडक्ट के बारे में, ये वे भाई सामने वाले की कंडीशन तो देखो क्या है, वो सुनना चाहता है नहीं चाहता है क्या है। हाँ, उसकी जगह हम कुछ भी ऐसा करें ना, छोटी छोटी चीज सामने वाले को थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं, सामने वाले की थोड़ी प्रशंसा कर लेते हैं कि कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो आपको खुद को भी मजा आएगा और सामने वाले को भी मजा आएगा। सो यही चीज है। और फ्यू ऑफ द जैसे मैंने इधर लिखा है कि हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि सामने वाला किस हिसाब से सोचता है, आप वो कौन सी प्रॉब्लम में है। फॉर एग्जाम्पल किसी को वेट घटाना है और आपके पास वेट रिड्यूस करने की मेडिसिन है, तो आपको सीधे चालू नहीं होना देना है कि आपको 5 किलो 10 किलो कम हो जाए। आप समझिए तो सही कि उसका वेट है तो उसको कोई प्रॉब्लम है, कितने टाइम से है, थोड़ा इधर उधर का बात कीजिए। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि ये भी प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है, धीरे से करके, और फिर उसको इवेल्युएट कीजिए। एक चीज समझिए कि कभी भी कोई भी कस्टमर हो तो कस्टमर है ना, वो कभी भी कोई भी चीज परचेस नहीं करता, वो सिर्फ सामने वाले की फीलिंग परचेस करता है। कोई प्रोडक्ट कभी परचेस नहीं करता, फीलिंग परचेस करता है। हमारे घर में हमने कोई एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि लग्जरियस टेलीविजन लिया, कि फ्रीज लिया, कि नई गाड़ी लिया हमने, तो गाड़ी है ना, दैट इज गिविंग अस अ फीलिंग। आजकल बेसिक नीड्स तो सबकी पूरी हो ही जाती है, बट एक जो अलग से नीड रहती है वो रहती है फीलिंग अच्छी, आपको मजा आना चाहिए, तो आपकी वो फीलिंग है। सो कंज्यूमर को ऐसी फीलिंग देनी पड़ेगी। सी ये एक हर कोई की ऐसी नीड होती है, हर कोई ऐसा चाहता है कि उसको ऐसी गाड़ी मिले। क्या आप ऐसी गाड़ी में घूमना चाहते हो? कस्टमर डिजायर कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कस्टमर की क्या नीड है, क्योंकि कस्टमर की एक नीड आ गई तो दूसरी नीड आएगी ही आएगी। कस्टमर ने एक बार कुछ मांगा तो दूसरी बार कुछ नया मांगेगा। कस्टमर को आप जितना भी अच्छी तरीके से रखो, उसकी नीड कभी वो पूरी नहीं होगी, तो वो अनलिमिटेड रहती है। तो हमको समझना ही पड़ेगा कि आज इसकी ये नीड पूरी हो गई है तो उसके बाद दूसरी उसकी जरूरियात नहीं अराइज होगी, होने वाली। तो कस्टमर नीड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, बट हमको उसकी नीड जो सेटिस्फाइड हो सके, उसकी जो मैं बोलती हूँ कि उसकी फीलिंग सेटिस्फाइड हो सके, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी नीड है और कौन कौन से कस्टमर रहते हैं। आपको इसको देखना पड़ेगा इस हिसाब से कि कस्टमर किस हिसाब से रहते हैं। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल नीड, तो उसकी बेसिक नीड है कि जो सब रहती है, इसमें आपको कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, कि क्या आप कौन से क्राइटेरिया में, क्या आप उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड पूरी कर रहा है, लाइक हेल्थ वो सब, तो उसको उस हिसाब से आपको टॉप करना पड़ेगा। देन आता है लव एंड अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस की नीड। आप मानिए या नहीं मानिए, आपका फ्रेंड होगा, आप एक दो बार उसके साथ बात करेंगे, आपने कभी ऐसा इतनी इजीली क्लोजिंग नहीं किया होगा जितना आप अपने फ्रेंड या आपके अंगत पहचान वाले के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है। वो कभी वो प्रोडक्ट नहीं देखता है, वो आपके साथ अपना रिलेशन देखता है, उसके साथ आपकी फीलिंग देखता है। सो लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो दैट काइंड ऑफ द नीड है कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि अगर मेरी फ्रेंड है, मैं गर्भ संस्कार कराती हूँ, मेरी फ्रेंड है वो प्रेग्नेंट हुई, तो मुझसे आके संस्कार लेने ही वाली है, वो कभी देखेंगी नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि वो आपके सबसे पहला सगा आपका पड़ोसी और आपके फ्रेंड रिश्तेदार है। तो उससे ही आप चालू कर दीजिए। कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी सेल करना, उससे ही चालू कर दीजिए। दैट इज द स्मॉलेस्ट वे टू गेट सक्सेस। उसके बाद आती है सेल्फ एस्टीम, सम काइंड ऑफ ईगो, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट सबको चाहिए। तो एक लेवल होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है, तो उनको आप समझिए कि आपका कस्टमर कौन सा है, वो कौन से लेवल पे है। क्या उसको उसकी ऐसी नीड है कि उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको सेल्फ एस्टीम चाहिए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
जो टॉप ऑफ द टॉप है कि स्पिरिचुअलिटी की तब बात होती है, मोरालिटी की बात होती है, वर्क इंटीग्रिटी की बात होती है, वो सब होती है। तो ये चीज आप अपने कस्टमर के हिसाब से सुनिए और आप समझिए कि मेरा कस्टमर है, ये सारी नीड है, उसमें से मैं उसकी कौन सी नीड फुलफिल कर रहा हूँ, कौन सी नीड को मैं पूरी कर रहा हूँ इसमें से, और उस हिसाब से वो आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से आप टॉक कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर वो किसी की सेफ्टी की नीड है, हेल्थ की नीड है, और आप आ गए कि यार आपको तो कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाएगा, आपको ये अचीवमेंट हो जाएगी, नहीं, उसके लिए बेसिक नीड उसकी हेल्थ है, तो आप हेल्थ पे ही बात कीजिए। किसी की नीड ऐसी है कि सिर्फ वो इंटीमेसी वाली है, तो उसको जाके आप हेल्थ की बात मत कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, तू मेरे पे ट्रस्ट है ना, ये तेरा काम हो जाएगा, तो ये लेने चालू कर दे, तो ऐसा हो जाएगा। और लास्ट में आता है कि वी वर्क विथ इंटीग्रिटी, दैट रिक्वायर्स आवर वर्किंग शुड बी इंटीग्रिटी। एक आवर सेशन इज आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, तो एक लास्ट में आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, कि आप 2 मिनट का और टाइम मिलेगा? यस मैम, यस प्लीज। ओके, रतन टाटा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन ऑल ओवर इंडिया। मोस्ट, रतन टाटा का तो सबने नाम, चैट में थोड़े एक्टिव हो जाइए सर जी। यस यस यस। रतन टाटा का तो नाम सुना ही होगा। एक बार, दिस इज द रियल इंसिडेंट अगेन, एक बार रतन टाटा का वो प्लेन एरो हेलीकॉप्टर में कुछ दिक्कत आ गई, तो इमरजेंसी में उनको लैंडिंग करना पड़ा। मैनेजर उनके साथ में था, तो वो बोले कि नजदीक में ही सर हमारा एक वो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, चलो ना हम उधर जाके विजिट कर लेते हैं। और रतन टाटा रहे एक एक मिनट को यूटिलाइज करने वाले, वो बोले कोई दिक्कत नहीं, चलो चले जाते। वो गए प्लांट पे गए, बोले कि रतन टाटा सर आए हैं, हमारी कंपनी के मालिक, सीईओ, पूरा टाटा एम्पायर के मालिक, आप अंदर जाने दो। अभी वो रहा सिक्योरिटी वाला भाई। सिक्योरिटी वाला भाई पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने रतन टाटा को जिंदगी में कभी देखा नहीं था, उनको उसके बारे में इतना कुछ पता भी नहीं। वो बोले चलो सर आप अपना गेट पास या चिट्ठी दिखाओ। तो बोले चिट्ठी तो नहीं है, गेट पास भी नहीं है। तो बोले तो सर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे वो बोले ये रतन टाटा है हमारी कंपनी के सीईओ, हमारे पूरा ग्रुप को ये चलाते हैं, पैसा भी यही देते, सैलरी भी आपको यही देते हैं, आप मालिक के साथ ऐसी बात करोगे, आप अंदर नहीं जाने दोगे। वो सिक्योरिटी वाला था सर फिरा, उसने बोला हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमको ऐसा बोला गया है कि जिसके पास पास हो या चिट्ठी हो उसको ही जाने देना। थोड़ी देर बाद उसको भी वो इतना बुरा लगा, रतन टाटा भी देख रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे अंदर नहीं जाने देते। और सिक्योरिटी वाला तो अपनी जिद पे अटक गया कि नहीं मैं आपको अंदर नहीं जाने। थोड़ी देर में पता चला अंदर जो बैठे थे मैनेजर को, तो मैनेजर आए, और मैनेजर को जब पता चला, वो उन्होंने बोला रतन टाटा जी आए हैं हमारी कंपनी में, बाहर गेट पे खड़ा है वो सिक्योरिटी वाला पागल, अंदर नहीं आने देता। वो दौड़ के गए उधर, और सिक्योरिटी वाले पे चिल्लाए कि तुझे पता है ये कौन है, ये कंपनी के मालिक है, ये सीईओ है, पूरा टाटा एम्पायर उनका है, ये पूरा चलाते हैं, और तू आपने इसको ही अंदर आने नहीं दिया, तुमको तो कुछ पता नहीं चलता ना। ऐसा करके सर को बोले कि सर आप अंदर आ जाइए। सिक्योरिटी वाला को लगा अभी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अभी तो कि ऐसा मैं पहचान नहीं पाया, पर मुझे तो जो बोला गया था वही मैंने किया, अभी मैं क्या करूं, कोई अंदर आ जाता फिर दिक्कत हो जाती, तो फिर मेरी नौकरी चली जाती, तो क्या अभी क्या करूं। बोला उसको डर लगने लगा कि अभी भी नौकरी तो जाने वाली है, क्योंकि मैनेजर ने मुझको डांट दिया है और मैंने कंपनी के मालिक को ही अंदर आने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसको अंदर बुलाया, सिक्योरिटी वाले को थोड़ी देर बाद अंदर बुलाया, अंदर बुला के सब उसके सामने थे, उसने क्योंकि अंदर बुलाया तब उसको लगा कि अभी तो मेरी नौकरी गई। सब उसके सामने थे, सबको बुलाया था, बोला नौकरी तो गई पर उसके साथ साथ मेरी आबरू भी गई, क्योंकि सबके सामने मुझे निकालेंगे। पर हुआ उल्टा, उस टाइम रतन टाटा ने और सब ने साथ में मिलके क्लैप बजाई, और उसको तब उस टाइम रतन टाटा ने बोला कि अगर कंपनी का काम सिक्योरिटी वाला भी है, अगर वो पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है, पूरी शिद्दत के साथ अगर वो काम कर रहा है, तो इट मीन्स इज वॉकिंग विथ ऑनर मेंटालिटी। तो यही चीज है दोस्तों, कि अगर ऑनर मेंटालिटी से हम काम करेंगे, कहीं पे भी करेंगे,
कोई भी जगह पे करेंगे, आप बिजनेस भी ऑनर मेंटालिटी के साथ कर रहे हैं, आप काम भी ऑनर मेंटालिटी के साथ कर रहे हैं, इंटीग्रिटी के साथ करेंगे। इंटीग्रिटी का मतलब ही यही है कि हमको जो काम के लिए रखा गया है वो क्या हम पूरी शिद्दत से निभाते हैं। जिसको हमको भगवान ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक दी है, सुबह इतने मॉर्निंग मिरेकल में मिले हैं, सुबह हमको चार्ज करने का टाइम मिला है, बट सुबह से लेकर रात तक हमको जिस लिए भगवान ने पैदा किया है, जो ड्रीम के लिए हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, दौड़ते रहता है, तो वो क्या पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं कि उसमें कहीं कुछ डॉट्स है, देयर आर समथिंग इज लेकिंग, कुछ डॉट्स है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। एक ऑनर मेंटालिटी के साथ, वर्क इंटीग्रिटी के साथ हमको हमारे दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और पूरा दिन, पूरी, मैं तो बोलता हूँ पूरा दिन नहीं, पूरी जिंदगी हमको ऑनर मेंटालिटी के साथ करनी पड़ेगी। और मानिए या नहीं मानिए दोस्तों, बट हमारे कृष्ण भगवान ने भी यही किया है कि आप कर्म करे जाओ, आप पूरा अपना झोंक दो। तो एक छोटे से सीन के साथ ही मेरा आज का टॉक में पूरा करना चाहूंगी। I just wanted to stop this, stop share. Share, okay. तो आई होप आप सबको मजा आया होगा, बट छोटे से सीन के साथ मैं आज अपना टॉक पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में सबसे पहले तो बड़े से बड़े सपने देखें। वो सपने को पूरा करने के लिए आप सुबह से लेकर रात तक लग जाइए सर, क्योंकि क्या है कि ईश्वर जब तथास्तु कहता है तो वो उस हिसाब से तथास्तु कहता है कि उसको भी आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये बंदा ये कर लेगा। श्री कृष्ण भगवान का एक बहुत ही बड़ा सा सेइंग है, वो कोट्स के साथ मैं क्लोज करना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने खूब कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना ही चमकता है, और माटी का बर्तन पकता है तो धून पे खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम ईश्वर के बच्चे हैं, क्यों सोचे सब सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, तो हमको कभी लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम तो आनी ही है, बट वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। पूरी शिद्दत से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने भी कहा है कि प्रॉब्लम आएगी तो वो जाएगी। यही है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, तो अच्छे कर्म करिए जाए। बस अपनी शिद्दत से 100% अपने आप को झांक दीजिए। जिंदगी एक बार मिलती है, दूसरी बार नहीं मिलती है। ये जन्म, पूरा जन्म, आने वाला जन्म हमको तो कुछ नहीं पता है। हमको तो पता है यही एक जन्म है जिसमें ही हमको सब कुछ करना है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, आपको मजा आया होगा और कुछ अच्छा सा आपने गेन किया होगा। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैडम, आपने वास्तव में बहुत ही सटीक जानकारी दी हमें इसके बारे में कि हमें अपने जो टारगेट हैं वो बनाने चाहिए। सेविंग के बारे में बताया, अच्छी स्टोरी सुनाई कि हमें अपने बर्तन को बड़ा करना है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा